ये छोटी बहुत हो गई है पहले हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ देखते हैं जो विद्युत संयंत्र होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल यदि हम देखें इसमें तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखते हैं जो ड्रिल है, मिक्सर है, फैन है, डेस्क लैंप है, सीविंग मशीन है, इलेक्ट्रिक रेजर है, माइक्रोवेव ओवन है एंड आयरन है, दिस इज द ओवन, हीटर है, दिस इज द हीटर, टेलीविजन है, वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, वॉशिंग मशीन एंड हेयर ड्रायर। इनमें से अधिकांश चीज़ें हम सबके घरों में पाई जाती है। तो इनको रन करने के लिए, इनको इन सबको चलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? वी नीड एनर्जी। हमको ऊर्जा की आवश्यकता है और वह ऊर्जा क्या होगी? विद्युत ऊर्जा होगी। जो एनर्जी होगी वह क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, विद्युत। चूँकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, विद्युत संयंत्र है। तो यह या तो इसको हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं या क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं या हमारे घर में जो पावर सप्लाई होती है उनको प्लग लगा करके इनको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और जिसके कारण आसानी से ये अप्लायंसेस हमारे घरों में क्या करते हैं? वर्क करते हैं। इनके बिना जो मॉडर्न एरा है, जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इन इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? विद्युत ऊर्जा की। इसके अलावा यदि हम और देखें तो यदि हम दूसरा देखते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे आजकल आने-जाने के लिए ट्रेन, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन भी होती है। वो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी इलेक्ट्रिसिटी का या विद्युत का हम करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज का जो युग है, यदि आप कल्पना करें, इमेजिन करें कि यदि हमारे घरों में विद्युत ना हो, पावर सप्लाई ना हो, तो हम फिर से कहाँ पहुँच जाएँगे? आदि मानव जैसी हमारी लाइफ़ हो जाएगी। तो आज का जो हमारा युग है, वह एक तो कम्युनिकेशन का, संचार का युग है, वह टीवी है, मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट है, लेकिन इन सबको रन करने के लिए जो बेसिक बैकबोन है, वह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी विद्युत के बारे में क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जो इसका हम डिफरेंट पर्पज़ अलग-अलग उद्देश्यों में हम इसको क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। तो यदि हम विद्युत धारा, जो हमारा विद्युत से अगला जो टॉपिक आएगा, वह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको हम देखेंगे आगे। हमारा जो आवेश होते हैं, हम विद्युत धारा को किस प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यदि हमारा कोई चालक है, कंडक्टर है, हम आगे अभी चर्चा करेंगे चालक या कंडक्टर क्या होते हैं, उसके एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं। यहाँ जब हम आवेश की बात करते हैं, तो ये जो आवेश होता है, यह ध्यान रखना है, यहाँ पर हम आवेश को इलेक्ट्रॉन के तौर पे लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कण है? ऋणावेशित कण है। इन पर जो आवेश की मात्रा है, वह क्या होगी? 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलाम क्या होती है? इस पे आवेश होता है। तो यदि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से निकलते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 अर्थात 6.25 गुणे 10 की घाते जो 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन जब किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से निकलते हैं, तो वहाँ पर जो बहने वाली धारा होगी कितने समय में? 1 सेकंड में। तो वहाँ बहने वाली धारा क्या होगी? 1 एम्पीयर होगी। तो धारा का जो हम देखें यहाँ पर, यदि I को विद्युत धारा से है, तो I इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्मॉल t। यह t क्या है? स्मॉल t क्या है? हमारा समय होता है और कैपिटल Q हमारा क्या है? आवेश है। यदि हम इस चीज़ को देखें, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, वह क्या होता है? 1 एम्पीयर होता है। क्या होता है? सॉरी, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, वह क्या होता है? एम्पीयर होता है। एम्पीयर ये कैसा मात्रक है? एम्पीयर बड़ा मात्रक है। इससे और छोटे मात्रक होते हैं, वह मिली एम्पीयर हो सकता है या माइक्रो एम्पीयर हो सकता है। तो मिली एम्पीयर का मतलब क्या होता है? 10 की घाते ऋण 3 एम्पीयर को हम क्या कहेंगे? मिली एम्पीयर कहेंगे। जबकि 10 की घाते
माइनस जो 6 एम्पियर होगा, 10 की घात -6 जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो एम्पियर कहते हैं। तो 2 प्रकार के हमारे पास विद्युत धारा की चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास क्या है, मिली एम्पियर है और दूसरा माइक्रो एम्पियर है। तो हम क्या करें, विद्युत धारा को क्या इस प्रकार परिभाषित करते हैं, इस बात को हमको परिभाषा देखेंगे और विद्युत धारा का क्या मात्रक होगा और विद्युत धारा को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आवेश की मात्रा और साथ में हमको क्या दिया हो, समय दिया हो, तो हम विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्युत धारा के अलावा विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इस बात को और ध्यान देंगे, अभी मैंने कहा कि जो हमारा विद्युतीय गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, जैसे पदार्थों को ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है और इनमें से विद्युत के जैसे विद्युतीय गुणों के आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो पहले यदि हम पदार्थ को इस प्रकार विद्युत के बेस बनाएं तो या तो पदार्थ चालक होगा, चालक को इंग्लिश में हम कंडक्टर कहेंगे, या तो यह अर्धचालक होंगे, यह सेमीकंडक्टर होंगे, या तो पदार्थ कुचालक या विद्युत रोधी होगा। अर्थात विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये चालक हो सकते हैं, अर्धचालक हो सकते हैं या कुचालक हो सकते हैं। फिर से हम देखेंगे चालक क्या होता है। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत धारा या आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, वह चालक होते हैं। चालक को अब यदि हम देखें तो चालक को भी हम फर्दर क्लासिफाई करें, आगे वर्गीकरण करें तो जो चालक होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो हमारा धात्विक चालक होगा, धात्विक चालक जैसे हमारा चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सभी धात्विक चालक हैं। और धात्विक जो चालक में धारा का प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। किसमें यह धारा का प्रवाह होता है, धात्विक चालों में। और सर्वोत्तम चालक क्या है, चांदी क्या होता है, सर्वोत्तम चालक है। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन है तो आपको ध्यान रखना है चांदी है। चांदी के बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तांबा आएगा, फिर एल्युमिनियम दूसरे आएंगे। दूसरा क्या होता है, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, या तो 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु और अधातु का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो मिश्र धातु है जैसे हमारा नाइक्रोम है, ठीक है ना, तो मैग्नीन है। तो ये मिश्र धातुओं से भी धारा का प्रवाह होता है और जो धारा का प्रवाह होता है वह क्या होता है, इसमें जो मिश्र धातुएं होती हैं उनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन जो मिश्र धातुएं हैं इनके क्या होते हैं, प्रतिरोध किसी के अधिक होते हैं, किसी के कम होते हैं। आगे हम देखेंगे विद्युत अपघट्य। जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो घुलित अवस्था में या जलीय अवस्था में अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना कि जो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में धारा का जो प्रवाह होगा वह किसके कारण होगा, धन आयन या ऋण आयन, केट आयन या एन आयन के कारण धारा का प्रवाह होता है। किसमें, विद्युत अपघट्य में। तो ये हमने क्या देखा था, चालक देखा था। चालक के बाद हमारे पास दूसरा आता है अर्धचालक। तो अर्धचालक को हम बाद में समझेंगे। अर्धचालक के पहले हम देखते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, कागज है, कपड़ा है, सूखी लकड़ी है, ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो विद्युत के कुचालक का मतलब कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब आता है अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक से कम क्या होते हैं, जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है। अर्थात परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वह कुचालक के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर इनमें धारा का प्रवाह होता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो वह क्या जो शेष रिक्त स्थान बचता है उसे होल कहते हैं। अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक होता है, दूसरा अशुद्ध अर्धचालक होता है। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वह शुद्ध अर्धचालक है और इसी में कुछ यदि अशुद्धियां मिला दी जाती तो हम इसे क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं या शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, धारा का प्रवाह आपको इलेक्ट्रॉन या होल के कारण होगा। अब अगली एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखते हैं कि जो धारा है, जो धारा प्रवाहित होती है, धारा को प्रवाहित करने के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है, वह 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा या तो क्या हो जाएगी, दिष्ट धारा होगी
और या तो वह प्रत्यावर्ती धारा होगी, अर्थात विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। दिष्ट धारा है, जो सेल होते हैं, सेल या बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है, वह क्या होती है? सेल या बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है, वह दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा लगातार एक ही दिशा में, लगातार कहाँ प्रवाहित होती है? वह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, एक पात्र है, पात्र में कोई वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है और इसमें 2 भिन्न-भिन्न धातुओं की छड़ें डाली गई है। जैसे यहाँ पर एक कॉपर की छड़ है और एक यहाँ पर किसकी? जस्ते की छड़ है। तो जब इन छड़ों को इस विद्युत अपघट्य के अंदर, विद्युत अपघट्य कोई रासायनिक पदार्थ है, इन वैद्युत अपघट्य के अंदर जैसे मान लेते हैं यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो जैसे ही इसको हम दोनों छड़ों को इसमें डालते हैं, तो सेल के अंदर रासायनिक अपक्रिया होती है। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि सेल के अंदर कौन सी रासायनिक अपक्रिया होगी? रेडॉक्स अपक्रियाएं होंगी। रेडॉक्स अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ जो कॉपर है, इस रेडॉक्स अपक्रिया के दौरान यहाँ पर एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित और जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह क्या होती है? ऋणावेशित होती है। इस प्रकार इन दोनों के मध्य क्या, दोनों प्लेटों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह कहाँ से शुरू होता है? ऋण प्लेट से होते हुए ये कहाँ की ओर जाता है? धन प्लेट की ओर। कहाँ की ओर जाता है? धन प्लेट की ओर। अब यहाँ धन प्लेट से अंदर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ से जाएंगे? यहाँ धन प्लेट के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? वैद्युत अपघट्य में आएंगे और वैद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ निकलेंगे। इस प्रकार यह कंप्लीट प्रोसेस क्या होती रहती है? चलती रहती है और धारा का प्रवाह होता रहता है। तो इस प्रकार की जो प्राप्त धारा है, जो सेल या बैटरी से प्राप्त होती है, इसे हम क्या कहते हैं? यह दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा के अलावा हमारे घरों में जो दूसरी प्रकार की धारा प्राप्त होती है, वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? धारा की दिशा इस प्रकार यहाँ पर बढ़ती और घटती है, फिर इसी प्रकार दूसरे दिशा में धारा के क्या होती है? यह आधा चक्र है और इसी प्रकार धारा का मान दूसरे दिशा में भी इस प्रकार यह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो धारा होती है, यह धारा दोनों दिशा मतलब किसी एक निश्चित दिशा में नहीं होती, बल्कि 1 सेकंड में 50 बार धनात्मक और 50 बार ऋणात्मक है। जैसे यदि हम यहाँ पर किसकी बात करें? प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास फेज वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। यदि फेज वायर और न्यूट्रल वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से और यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं, तो एक बार इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा, वह क्या होता है? विद्युत धारक। तो इस प्रकार एक बार ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस प्रकार एक क्या होगा? 50 बार पॉजिटिव, 50 बार क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस प्रकार की जो प्राप्त धारा होती है वह क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो हमारे घरों में जो प्राप्त धारा है वह कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि धारा कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। एक हमारा दिष्ट धारा होगी और दूसरी प्रत्यावर्ती धारा होगी। अब हम तीसरा चीज देखते हैं कि यहाँ से तीसरा जो आया है हमारे पास, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। यह एक ऐसी युक्ति है, यहाँ जी रहता है, ध्यान देंगे तो धारा मापी नाम से पता चलता है। यहाँ यदि हिंदी वाला इस पे देखें धारा मापी, तो लगता है जैसे धारा को मापता है। वास्तव में धारा मापी नाम तो धारा मापी है, लेकिन यह सिर्फ पता करता है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर इसमें विक्षेप दिखाता है, और यदि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो यहाँ पर जो पॉइंटर होता है, संकेतक होता है, वह शून्य पर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि धारा मापी एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में धारा का संसूचन करती है, मतलब डिटेक्ट करती है कि करंट है कि नहीं, कितनी धारा प्रवाहित होती है, यह इसे नहीं बताएगा। तो यह हमारा गैल्वेनोमीटर होगा। परिपथ में गैल्वेनोमीटर को जोड़ने के लिए हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये और ये दूसरा टर्मिनल है। दोनों टर्मिनल के द्वारा हम इसको बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। अब यदि हम थोड़ा सा इसको अंदर खोलें, इसके अंदर क्या है? बाहर तो हमको बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर के यदि स्ट्रक्चर देखें तो अंदर हमको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देता है। पहले तो ऊपर हमारा पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये संकेतक है, ये पॉइंटर है। अब यहाँ पर ये चीज देखें, यहाँ पर एन और एस ये क्या होते हैं? अवतल आकार के कटे क्या है? 2 चुंबक है, एक एन ध्रुव का कार्य करता है, दूसरा एस ध्रुव का कार्य करता है। और यहाँ पर एक कुंडली रखी जाती है एल्युमिनियम के फ्रेम पर, एक ताबिक विद्युत रोधी तार को लपेट करके क्या बनाई जाती है? कुंडली बनाई जाती है। तो जैसे धारा प्रवाहित किया जाता है, कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है? दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये चुंबकीय विक्षेप होने के कारण यह इसमें क्या होता है? यहाँ पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है और पता चलता है कि धारा प्रवाहित होती है कि
कि नहीं। तो यहाँ पर यह जो धारा मापी है, इस धारा मापी की कुंडली के साथ ध्यान देना है। बाकी जो आगे की डिवाइस मैं बताऊँगा, इसी धारा मापी को हम क्या करेंगे, धारा मापी के द्वारा हम दूसरे डिवाइस बनाएँगे, उसको आगे चर्चा करते हैं। अब हमारा तीसरा चीज़ अगला जो आया हमारे पास यहाँ अमीटर है। यहाँ पर एम-ए लिखा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। जो अमीटर होता है, किसी परिपथ में कितनी प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, यह क्या बताएगा, हमारा अमीटर बताएगा। अमीटर को विद्युत परिपथ में ध्यान रखना है, यह हमारा अमीटर का जो सिंबल है, यह सिंबल है। अमीटर को विद्युत धारा में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यह बताता है कि धारा कितनी प्रवाहित होती है। यदि ए के पहले एम लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह 1 एम्पीयर के 1000वें हिस्से को रीड करेगा, और यदि यहाँ माइक्रो लिखा रहेगा तो यह क्या होगा, 10 लाखवें हिस्से को क्या करेगा, रीड करेगा। तो यहाँ 2 प्रकार का होगा, या तो ए होगा तो अमीटर, यदि एम है तो मिली अमीटर हो जाएगा, यदि म्यू यहाँ है तो ये माइक्रो अमीटर है। इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यह भी जो गैल्वेनोमीटर की आंतरिक संरचना है उसी समान होता है, और गैल्वेनोमीटर से ही क्या बनाया जाता है, अमीटर बनाया जाता है। यहाँ पर अल्प प्रतिरोध का क्या लगा रहता है, तार को समांतर क्रम में, किसके समांतर क्रम में, कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, अमीटर बनाते हैं। अब एक अगली डिवाइस है, यह अगली डिवाइस क्या है, वोल्टमीटर है। जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर की जो आंतरिक संरचना होती है वह भी गैल्वेनोमीटर के समान होती है। बस अंतर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में उच्च प्रतिरोध का तार उसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो वह क्या बन जाता है, हमारा गैल्वेनोमीटर बन जाता है। उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है, किसके, गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली होती है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो एक नई डिवाइस बन जाती है जिसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि यह किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य, 2 बिंदु, एक बिंदु ये एक और ये बी, 2 बिंदुओं के मध्य क्या मापता है, विभवांतर को मापता है। और यह सदैव परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यह प्रश्न आता है बच्चों कि यदि ये वोल्टमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो यहाँ जो संकेतक है, संकेतक में कोई विक्षेप ही उत्पन्न नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि इसके श्रेणी क्रम के साथ उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है, इसलिए इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम देखें, जो हमारा अमीटर है, अमीटर को हमने क्या कहा कि अमीटर के किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में। यदि इसका विपरीत कर दें, विपरीत क्या कर दें इसको, यदि हम समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ देंगे तो यह जो संकेतक है, संकेतक बहुत तेजी के साथ यहाँ आएगा और यहाँ पर अवरोधक पिन से टकरा कर टूट जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, या इसकी कुंडली जल सकती है, तो इसको ध्यान रखना है कि अमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ना है, सीरीज आर्डर में, श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्टमीटर को किस में जोड़ना है, सदैव, वोल्टमीटर को किस में जोड़ना है, सदैव ध्यान रखना है किस क्रम में, समांतर क्रम में। अब एक और डिवाइस हमारे सामने आ रही है। यह जो डिवाइस है यह क्या है, धारा नियंत्रक है। अर्थात परिपथ में बहने वाली धारा को क्या करता है, यह मेजर करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। यहाँ पर इसके 3 टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ होता है, दूसरा टर्मिनल यहाँ होता है और एक तीसरा टर्मिनल यहाँ होता है। तो जब भी हम इसे परिपथ से जोड़ते हैं तो इन दोनों टर्मिनलों को यदि हम जोड़ देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो हम ऐसा करने के लिए हम एक टर्मिनल कहाँ जोड़ते हैं, हम एक टर्मिनल यहाँ जोड़ते हैं और दूसरा टर्मिनल हम उठा के यहाँ जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, इसको यहाँ इसको ग्लाइड करते हैं, इसका आगे पीछे इसको कर करके, और हम प्रतिरोध के मान को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान घट जाता है। इसके जब प्रतिरोध कम घटाते हैं तो धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यह क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। इसे भी परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाएगा, यह भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब हम अगली चीज देखते हैं, हमारे पास क्या है, यह की है, कुंजी है। कुंजी क्या करेगी कि किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को या तो अवरुद्ध करेगी या धारा को प्रवाहित होने देगी, मतलब ये कनेक्टर का काम करता है। तो यहाँ पर यह देखते हैं, यहाँ पर इसके भी ये क्या 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल का तार यहाँ आया, एक टर्मिनल, और यहाँ प्लग है। यदि प्लग लगा है तो कुंजी बंद है, और यदि यहाँ प्लग इसको बाहर कर दिया जाए तो यह ओपन है, अर्थात खुला है, अर्थात उस कंडीशन धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये वन वे की है, वन वे की, और इसे इसी में यदि 2 चीज लगी है, ये 2, तो ये 2 वे की हो जाएगा। ये 2 वे की में 1 2 ये 3 पेचेस है, और यहाँ पर 2 क्या है, ये हमारे क्या लगे हैं, प्लग लगे हैं, तो ये 2 वे की है। तो जो कुंजियां होंगी वो क्या होगी, 1 वे हो सकती है या 2 वे।
अगला चीज़ अभी तक हमने देखा कभी-कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर सेम है। इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों क्या है डिफ़रेंस होते हैं। वोल्टामीटर क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर वैद्युत अपघट्ट करके यहाँ रेडॉक्स अपक्रिया होती है और यहाँ से हमारा क्या होता है, विद्युत धारा जनरेट होगी या बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अंदर रासायनिक परिवर्तन, तो यह जो पूरा का पूरा कंटेनर है इसको वोल्टामीटर कहते हैं। तो वोल्टमीटर अलग है। वोल्टमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, विभवांतर को मेजर करेगा, जबकि वोल्टामीटर क्या है, एक प्रकार का कंटेनर है, एक प्रकार का बर्तन है जिसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, रेडॉक्स क्रिया होती है। अब हम आगे देखते हैं जो कौन सी धारा है, दिश धारा के जो स्रोत होते हैं वह क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो जो सेल होते हैं, सेल गैल्वेनिक सेल होते हैं और यह सेल के अंदर रेडॉक्स अपक्रिया होती है और जब रेडॉक्स अपक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल होंगे। प्राथमिक सेल क्या होंगे, ऐसे सेल जिनका एक बार हम उपयोग करके दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे घरों में जो शुष्क सेल होते हैं वह क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। तो यह शुष्क सेल हो सकता है, लेक्लांसी सेल हो सकता है या क्या हो सकता है, डेनियल सेल हो सकता है या क्या होता है, वोल्टी सेल हो सकते हैं। ये जो सभी सेल हैं यह कैसे होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। एक बार इनके अंदर रासायनिक अपक्रिया होना बंद हुई तो ये अपना काम करना बंद कर देते हैं, फिर से इनके अंदर विद्युत अपघट्ट डालना पड़ेगा और फिर हमको क्या कराएंगे, धारा प्राप्त करना होगा। तो अर्थात इनको एक बार के बाद दोबारा हम उपयोग नहीं ला सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो टार्च का सेल है, घड़ी में जो सेल लगते हैं, जो बटन सेल है घड़ियों में लगते हैं, एक बार यूज किया, कुछ दिनों बाद ये समाप्त हो गए तो उनको थ्रो किया, फिर उनको दोबारा मार्केट से लाना पड़ता है। ये प्राथमिक सेल थे। अब अगला देखते हैं प्राथमिक सेल के बाद द्वितीयक सेल। हमारे सबसे अच्छा आसान है, आप बड़े आसानी से पहचान गए होंगे। हमारे घरों में जो मोबाइल होते हैं इसमें ये क्या होता है, द्वितीयक सेल। भई हमने पूरा दिन बात किया, फिर शाम को फिर से चार्ज किया, फिर बात किया या कोई मूवी देखा या कोई कार्टून देखा, फिर हमने चार्ज किया। तो ये जो बैटरीज़ हैं ये क्या है, द्वितीयक सेल है और यहाँ पर ये बैटरीज़ हैं। ये बैटरीज़ ये भी क्या है, ये सीसा संचायक सेल है। ये क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, अर्थात इनके अंदर होने वाली जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है उत्क्रमणीय होती है। दोनों दिशा में, एक बार चार्जिंग हुई, फिर डिस्चार्जिंग हुई, फिर चार्जिंग हुई, फिर डिस्चार्जिंग। इस प्रकार हम इनको बार-बार क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है, इनकी भी एक निश्चित लाइफ़ है। इनकी भी क्या है, एक निश्चित लाइफ़ है। तो ये प्राथमिक सेल हुए और क्या हुए, द्वितीयक सेल हुए। तो इनसे कौन-सी धारा प्राप्त होती है, दिश धारा प्राप्त होती है। अच्छा, सेल और बैटरी, सेलों के समूह को जब 2 या 2 से अधिक सेल को जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में इस बात को ध्यान रखना है कि हम जो ये अभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या जो यंत्र हमने बनाया, उनको हम पूरा का पूरा चित्र ना बना करके हम उनके संकेत लिखते हैं। जैसे सेल का है तो एक बड़ी सी लाइन और छोटी सी लाइन करके एक लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, सेल होगा। यदि ये सेलों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी होगा। बड़ी पॉजिटिव को और छोटी नेगेटिव, मतलब सेलों का समूह है। ये खुली कुंजी है, अर्थात जब प्लग निकाल दिए तो ओपन, अर्थात अब परिपथ कट गया, धारा प्रवाहित नहीं होगी, और ये बंद कुंजी है। यहाँ पर 2 तार आपस में जुड़े हैं तो ये संध को दर्शाएगा। यहाँ पर ये एक तार दूसरे तार के ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं है, बस ये पार कर गया, कनेक्ट नहीं है। यहाँ बल्ब हो सकता है, ठीक है, विद्युत बल्ब को यह सिंबल होगा। यह किसका है, प्रतिरोधक। हम आगे देखेंगे प्रतिरोधक का ये सिंबल है। ये परिवर्ती, ये क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है। ये ए लिखा है तो अमीटर, वी लिखा है तो वोल्टमीटर, और यदि यहाँ पर जी लिखा होता तो यह क्या हो जाता, गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रकार हम उनको पूरा चित्र ना बना करके हम इनको, जो हमारे विद्युत परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इन संकेतों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यह हम सबको आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह क्यों होता है, वह कौन से कारक हैं जो विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं। तो इसको हम धारा को प्रवाह को समझने के लिए थोड़ा-थोड़ा सा पहले हम कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छे, ये नेचर से लिया हुआ एग्जाम्पल है। इस नेचर के एग्जाम्पल में हम देखें कि हमारे पास यह क्या है, एक कोई तालाब है। क्या है, यहाँ पर तालाब है और इस तालाब में या झील में, ये तालाब या झील है, इस तालाब और झील में जल भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। पानी मूव तो कर रहा है, मतलब इसके अंदर मूवमेंट है, लेकिन ये कहीं बाहर नहीं जा रहा है। तो एक प्रकार का, जैसे जब कोई चालक होता है, तो उसमें जो आवेश होते हैं, तो चालक के अंदर तो गतिमान होते हैं, लेकिन वो चालक के बाहर नहीं जा पाते। तो ये पहली स्थिति है, यह क्या है, तालाब या झील
झील है। अब यदि तालाब या झील को हम थोड़ा-सा स्लोप दे दें, यहाँ देखेंगे ये तालाब और यहाँ स्लोप है, तो ये पानी का बहाव होने लगा, ऊँचाई से नीचे की ओर क्या हो रहा है, ये पानी तेजी के साथ ये बह रहा है। यहाँ देखो, यहाँ तेजी के साथ बह रहा है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, जब ढलान मिल गया तो पानी ऊँचाई से कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। यहाँ पर यह जो स्लोप है, यह क्या है, कम है। लेकिन यदि यही स्लोप को हम झरना में देख लें, झरना बहुत ज़्यादा है, तो ये तेजी के साथ पानी गिरता है। मतलब जैसे-जैसे ढलान बढ़ती जाएगी, क्या होगा, पानी बहने की दर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जिस प्रकार ऊँचाई क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं, यहाँ देखें कि जिस प्रकार हमारी जो ऊँचाई है, ये नीचे है और ये ऊँचे पर है। तो जिस प्रकार ऊँचाई का अंतर यह निर्धारित करता है कि जल का प्रवाह सदैव ऊँचे से कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। उसी प्रकार जो विद्युत धारा होगी, ध्यान देना है, जो कौन सी धारा होगी, विद्युत धारा होगी। विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। विद्युत धारा कहाँ से कहाँ की ओर प्रवाहित होगी, इस बात को हमको ध्यान देना है कि हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। विद्युत धारा की ये क्या है, दिशा होती है, कहाँ से चलेगी, वो ये उच्च विभव मतलब ये धन प्लेट से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है विद्युत धारा, ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। तो सदैव विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। मतलब धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर हम देखें, यदि थोड़ा-सा यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, यदि ए और बी 2 पॉइंट है, दोनों का विभव सेम है, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन ए का विभव ज़्यादा और सी का विभव कम है, तो धारा ए से सी की ओर प्रवाहित होगी। अब इस धारा का ढाल बढ़ा दिए तो धारा बहुत तेजी के साथ प्रवाहित होगी, और यदि हम बिल्कुल नीचे ला दिए ये, तो धारा का प्रवाह तेजी, मतलब ढाल बढ़ने पर क्या होगा, विद्युत धारा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पृथ्वी का जो विभव होता है, किसी वस्तु का विभव किसकी तुलना में लिया जाता है, पृथ्वी के। तो पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य। ये अर्थ का सिंबल है, यदि कहीं आए तो ये अर्थ का सिंबल है, और जो अर्थ का विभव होता है वह क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। जो वस्तु धनात्मक होती है वह धन विभव पर, और जो वस्तु ऋणात्मक होती है उसे हम किस में लेते हैं, ऋण विभव पर लेते हैं। तो विभवांतर क्या होता है, हम इस प्रकार देखें कि विद्युत परिपथ में, ध्यान देना है, विद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, या सेल की जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और यदि 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर, कितना, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर पूरे परिपथ में 1 जूल की ऊर्जा खर्च होती है, तो जो विभवांतर होगा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, वह क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। तो विभव और विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या होता है, वैद्युत दाब होता है, जो किसी चालक में धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। जब तक यह विभवांतर रहेगा तब तक धारा प्रवाहित होगी, विभवांतर बराबर हो जाएगा तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। अर्थात एक प्रकार का विद्युत दाब है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। अब हम देखते हैं कि यदि यहाँ पर हमारे पास एक जो डिवाइस है, यह डिवाइस को किस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ ओम के नियम की डिवाइस है। इन पे हमने देखा कि इसको यहाँ पर क्या है, हमारा अमीटर है। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ये बैटरी या बैटरी एलिमिनेटर है। यहाँ 1 वे की है, यह रियोस्टेट है, यहाँ पर ये प्रतिरोधक है, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है। और इस प्रकार इस परिपथ को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो एक प्रकार का यह परिपथ बन गया। क्या बन गया, विद्युत परिपथ बन गया। विद्युत परिपथ में यहाँ एक नया शब्द आता है, बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी रखे रखे खराब हो जाती है, तो इसके स्थान पे हम किसका यूज करते हैं, बैटरी एलिमिनेटर का यूज करते हैं। बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, वोल्टेज के मान को कम कर देता है। अब अगला देखेंगे, यह जो ऊपर की ओर बना, यहाँ पर ये सारी चीज अलग अलग है। यदि हम इसी को देखें तो ये एक बॉक्स के अंदर, यह यहाँ लिखा है ओम्स लॉ ऑपरेटर्स, एक बॉक्स के अंदर इसको क्या कर दिया गया है, अंदर सेट कर दिया गया है। 10th के स्टूडेंट के लिए ये बॉक्स मिलता है। V क्या है, वोल्ट मीटर है, A अमीटर है, और यहाँ पर ये प्रतिरोधक है, यहाँ पर ये क्या है, बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार यह पूरा परिपथ क्या होता है, ये बनता है, और फिर हम इसकी सहायता से ओम के नियम का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। तो प्रश्न आता है कि ओम का नियम क्या है। तो यदि ओम के नियम की हम बात करें तो क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे चालक का ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या रहे, नियत रहे, तो चालक में जो बहने वाली धारा होती है, वह जो चालक में बहने वाली धारा होती है, वह आरोपित विभवांतर के, जो विभवांतर होता है उसके क्या होता है,
समानुपाती होता है। अर्थात जैसे-जैसे धारा का मान क्या है बढ़ाते हैं, तो धारा का मान बढ़ाने पर क्या होता है, विभवांतर का मान बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, या धारा का मान बढ़ाने पर विभवांतर का मान बढ़ता है। तो हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इक्वल टू RI। V इक्वल टू क्या है, RI। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। R इक्वल टू V अपॉन I। R क्या कहलाता है, प्रतिरोध होता है। यदि हम चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर अप्लाई करने पर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर है, तो उसका चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। यहाँ पर यदि V और I के बीच हम ग्राफ खींचे और यह ग्राफ क्या प्राप्त होता है, यदि सरल रेखा प्राप्त होता है तो हम समझ जाते हैं, यदि ग्राफ कैसा है, सरल रेखा है, तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, हमारा जो ओम के नियम का क्या होता है, सत्यापन होता है, अर्थात V I के डायरेक्टली समानुपाती है। अब अगले देखते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये ध्यान देना है। जो चालक का प्रतिरोध होता है, वह चालक के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, या आवेश के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, 1 ओम होता है। ओम से बड़ा मात्रक किलो ओम और मेगा ओम होता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है किस बात पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, उसके ताप पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात अलग-अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग-अलग होता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात मोटाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि कोई तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यदि कोई तार पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। इसी प्रकार ये प्रतिरोध के बाद हम अगला देखते हैं कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ के जो हमारा चालक है उसके पदार्थ का गुणधर्म होता है। हम जानते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के अनुपाती होता है। प्रतिरोध दूसरे पॉइंट में देखें, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को एक साथ मिलाएं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या R बराबर ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का गुणा होता है जिसे रो कहते हैं, रो L अपॉन A। यदि यहाँ से हम रो का वैल्यू निकालें, रो क्या है, यही पर रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या क्या कहते हैं, चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। यदि A बराबर हम क्या ले लें, 1 ले लें, और L बराबर 1 ले लें, तो रो किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर हो जाता है। अर्थात एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखना है, जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है उस चालक के पदार्थ का गुणधर्म होता है, ना कि चालक का। किस बात पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। अब अगला देखते हैं कि हमको यदि निकायों का प्रतिरोध है क्या है। यदि निकायों के प्रतिरोध की बात करें, यदि निकायों के हम प्रतिरोध की बात करें, तो यदि हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोधों को हम क्या जोड़ सकते हैं, या तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमारे पास क्या है, यह R1, R2 और R3 ये 3 प्रतिरोध हैं, और यदि हमको ज्यादा प्रतिरोध चाहिए तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए ये 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल को फिर इसके टर्मिनल को इसको, इस प्रकार जोड़ करके हम इसको किससे जोड़ देते हैं, कुंजी और बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये पूरे प्रतिरोध है किस क्रम में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। श्रेणी क्रम में जुड़ने पर क्या होता है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में जुड़ गए तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि सभी भी जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उनमें बहने वाली धारा की मात्रा तो समान होती है, लेकिन इनके सिरों पर विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न। R1 के सिरों पर विभवांतर V1, R2 के सिरों पर विभवांतर V2 और R3 के सिरों पर विभवांतर V3 होता है। तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, RI, तो V1 इक्वल टू R1I, V2 इक्वल टू R2I एंड V3 इक्वल टू R3I। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखते हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो R होता है वो क्या होता है, जो R होता है वह किसके इक्वल हो जाता है, हमारा कुल जो R है वो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर हो जाता है। अर्थात जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब हम इसी को देखेंगे, यदि हमारे पास फिर से 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर हम क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोध को एक पहले टर्मिनल को एक पॉइंट पर और दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट में जोड़ करके हम फिर से कुंजी और सेल जोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में जोड़ने पर सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर तो समान होता है, लेकिन यहाँ पर बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है, यह प्रतिरोध के अनुपात पर होती है। तो I1, I2, I3 यहाँ से क्या होगी, धारा बदल जाती है। तो कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हम ओम के नियम से जानते हैं
हैं V इक्वल टू RI, तो I बराबर क्या होगा V अपान R, I1 की वैल्यू निकालेंगे V अपान R1, I2 की वैल्यू निकालेंगे V अपान R2, I3 की वैल्यू निकालेंगे V अपान R3। इन सभी वैल्यूज को हम समीकरण 1 में रखेंगे और हल करेंगे तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। अर्थात जब दिए गए प्रतिरोध से कम प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम इन्हें किस क्रम में जोड़ देते हैं, इन्हें हमको कहाँ जोड़ देना है, समांतर क्रम में जोड़ देना है। जैसे हमारे पास एक 2 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध है, यदि इनको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, उसको 1/2 और धन 1/4, ये क्या हो जाएगा 3/4, तो R बराबर क्या होगा 4/3, इसका मान क्या हो जाएगा 1.33। तो इस प्रकार हम इसको श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ करके ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम अगला इसी में देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या इसी को कहते हैं जूल का नियम। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है। जब चालक गर्म हो जाता है तो इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। यदि कोई सी चालक का प्रतिरोध R है, उसमें बहने वाली धारा I है, इसका विभव क्या है, विभवांतर V है, और इसको स्मॉल t समय तक प्रवाहित करते हैं तो जूल का नियम क्या कहता है, जो उत्पन्न हुई होगी ऊष्मा वह धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगी, और ताप के अनुक्रमण क्या टाइम की, यहाँ टी क्या है, टाइम के अनुक्रमानुपाती होती है। इन सभी को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो यह चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते तो के कांस्टेंट आता है जिसका मान 1 होता है, तो H इक्वल टू क्या होगा I स्क्वायर RT। अर्थात जो उत्पन्न हुई ऊष्मा होती है वह धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है और प्रतिरोध बढ़ाने पर बढ़ती है। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि ये यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके आधार पर हम देखते हैं जैसे विद्युत इस्त्री है, हीटर है, गीजर है, फ्यूज तार है, वह क्या होते हैं, धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, ध्यान देंगे कि जब हम किसी यंत्र को परिपथ के साथ जोड़ते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, उपभोग करता है। तो विद्युत ऊर्जा का उपभोग करने के लिए एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है वह उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट होता है। यदि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रही है तो उसका मात्रक वाट होगा। वाट से बड़ा मात्रक क्या होता है, क्या होता है, किलोवाट होता है। किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट को हम क्या कहते हैं, किलोवाट कहते हैं। जो व्यवहारिक मात्रक है वह अश्व शक्ति या हार्स पावर है, और 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। इसी प्रकार यहाँ विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट सेकंड होता है। इससे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल, और इसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। हमारे घरों में जो बिजली बिल आता है वह किस में आता है, यूनिट में आता है। तो ये जो यूनिट होती है कितना है, 3.6 × 10⁻6 जूल। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितनी विद्युत ऊर्जा का खपत किया। या यदि हम शक्ति की बात करें तो वोल्टेज और I के टर्म में देखें, P इक्वल टू V इंटू I, और यहीं से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Y स्क्वायर R या P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, यह क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति होगा। तो हमने कोशिश किया है कि यह कंप्लीट वीडियो को एक कंप्लीट विद्युत को हम एक चैप्टर में इकट्ठा एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यह, इस बात को हमको ध्यान रखना है कि यह जो हमारा वीडियो है वह क्या है, 10th के लिए, विशेष तौर से इसको किसके लिए बनाया है, तो सभी के लिए उपयोग यूजफुल, लेकिन पर्टिकुलर यह किसके लिए बनाया गया है, 10th के लिए बनाया गया है। तो 10th के लिए काफी यूजफुल वीडियो है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।